अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे छुट्टियों से पहले डिस्कशन चल रही थी पास्ट पेपर्स के ऊपर ओवरहेड के चैप्टर पे। डिस्कशन ओवरहेड की हमारी कंप्लीट हो गई थी और पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हमने कुछ किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा था और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 16। तो अगर हम इनका नाम रिकॉल करें, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा ज़िया टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल पेपर का क्वेश्चन था ओमेगा इंडस्ट्रीज़। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था, दैट वाज जायका लिमिटेड। और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमने देखा था, दैट वाज कैलिफोर्निया लिमिटेड। तो कोई सवाल लास्ट लेक्चर से, कोई किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो? जनरली ओवरहेड के क्वेश्चन आसान समझे जाते हैं। वो इस पास परसेंटेज से आपको नज़र आ रहा है कि 77% ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये कैलिफोर्निया लिमिटेड का क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का है। मार्किंग स्कीम भी आपके सामने है। ओवरहेड की एलोकेशन 4 नंबर, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 नंबर और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंटल 1 नंबर। तो इसमें से 77% बच्चों ने 4 एंड अबव स्कोर किया, मतलब पासिंग मार्क्स स्कोर किया। एज दे आर टोल्ड कि ये जनरली आसान सवाल समझा जाता है, लेकिन एट टाइम इनमें कुछ चैलेंज भी आ जाते हैं। जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें तो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग इट, इसका पास परसेंटेज पर नज़र डालें तो इट इज़ जस्ट 20%। ये एक अनयूजुअली लो पास परसेंटेज है ओवरहेड के क्वेश्चन में। देखते हैं इसमें ऐसी क्या बात आ गई कि ये पास परसेंटेज इतना लो हो गया एज़ कंपेयर टू पिछला क्वेश्चन। ये परसेंटेज इतना गिर कैसे गया? तो ज़रा सवाल पढ़ते हैं जी पहले रिक्वायरमेंट से। 2 पार्ट्स हैं जिसके, पार्ट ए 3 नंबर का, पार्ट बी 7 नंबर का। पार्ट ए, फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, ऊपर कुछ इवेंट्स 1 2 3 दिए हुए हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। इनकी वजह से ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब होंगे या अंडर एब्जॉर्ब्ड होंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन। ठीक है जी। तो ये 3 नंबर थ्योरी के हैं। और ये इसमें जैसे मैंने आपको थोड़ी गाइडलाइन दी थी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, एक्शन वर्ब ब्रीफली एक्सप्लेन, सिर्फ बताना नहीं है कि ओवर होगा या अंडर होगा, एक्सप्लेन करना है वाई, क्यों ओवर होगा, क्यों अंडर होगा। 1 नंबर एक एक्सप्लेनेशन के हैं। ये 3 इवेंट्स हैं, 3 नंबर हैं। और पार्ट बी, कंप्यूट द बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ प्रायर ईयर एंड करंट ईयर। पिछले साल के और करंट ईयर के एक्चुअल ओवरहेड, पिछले साल के करंट ईयर के budgeted overhead. Assume that there was no other decrease in fixed overheads other than those mentioned above. इनके अलावा ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आई, assumption कहता है। तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट को देख लेंगे और फिर उसके बाद बात करते हैं। प्लूटो लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट ZAA and operates at a normal capacity of 45,000 machine hours per annum, which is 90% of full capacity. So normal capacity 45,000 machine hours है, जो कि normal capacity full capacity का 90% है। PL uses absorption costing method to manage its cost. Following information has been extracted from PL's prior year record. पिछले साल के रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन निकाली गई है। Actual production 44,000 units. Under absorbed overheads 420,000 and fixed overhead absorption rate is 200 per machine hour. PL has a policy of revising its fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overhead. हर नए साल
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज हो जाता है। किस बेसिस पे? पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड की बेसिस पे। वैसे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में जो ओवरहेड यूज करते हैं वो कौन सा आता है? बजटेड ओवरहेड। हम आने वाले साल का बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड विद बजटेड एक्टिविटी या इस केस में नॉर्मल एक्टिविटी से डिवाइड करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। लेकिन इस केस में उसने कहा है कि कंपनी हर साल अपना ओवरहेड रेट रिवाइज करती है पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड की बेसिस पे। इसका मतलब पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स को बजटेड ओवरहेड अज्यूम किया जाता है आने वाले साल के लिए। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है उसमें फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। पिछले साल के डेटा को लेके अगले साल का बजट बनाया गया और अगले साल में क्या इवेंट्स हुए। There was an unexpected increase in demand of ZAA due to which PL utilized its excess production capacity to manufacture maximum units of ZAA. हमें बताया गया था ना हम 90% कैपेसिटी पे चल रहे थे, उससे कोई डिमांड बढ़ गई तो हमने जो कैपेसिटी अवेलेबल थी उसको भी यूज कर लिया। Further, factory workers were paid overtime of rupees 1.2 million for additional hours worked during the year. Additional production में additional salaries भी दी गई workers को overtime के बाद में। Government announced an increase in taxes on electricity which increased PL's cost by 3 lakh. Due to a mechanical fault, there was a machine breakdown which had to be repaired at a cost of 3 million. PL received insurance claim of 2.8 million against the machine breakdown. अच्छा जी, अब सवाल खत्म हुआ, दोबारा पार्ट ए पढ़िए। फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, ये 3 इवेंट्स हैं जी, ब्रीफली एक्सप्लेन whether they would independently result in over under absorbed overhead. अच्छा, ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इनमें से क्या किसके नतीजे में क्या होगा? हम एक दफ़ा फिर ज़रा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कहानी को ज़रा क्विकली रिकॉल कर लें। हमने पढ़ा था कि हम साल के शुरू में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करते हैं जो कि होते हैं जी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड एक्टिविटी। यहां से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा साल का खर्चा से 1000 रुपये होगा और हमने अंदाज़ा लगाया साल में हम 100 मशीन आवर्स काम करेंगे, तो यहाँ से हमारा रेट निकला ₹10 पर मशीन आवर। और फिर हम देखते हैं एक्चुअली कितने घंटे हमने काम किया। एक्चुअली हो सकता है हमने 100 घंटे काम किया हो, 100 से कम किया हो या 100 से ज़्यादा किया हो, ठीक है। तो हम एक्चुअल आवर लेते हैं। लेट्स अज्यूम हमने 95 आवर्स एक्चुअल काम किया, लेट्स अज्यूम। तो 95 आवर्स काम किया और ये 105 भी हो सकते हैं। तो हम चले दोनों केसेस देख लेते हैं। तो हमने एक्चुअल एक्टिविटी लेनी है और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ जाते हैं, ठीक है जी। सो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ये जी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गए हमारे। तो ये है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ये है ओवरहेड एब्जॉर्ब की कहानी। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई इसके नतीजे में अच्छा ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब की कहानी भी देख लेना। फिर ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गए, तो ओवर अंडर एब्जॉर्ब के लिए क्या करते हैं? एक्चुअल ओवरहेड से कंपैरिजन किया जाता है। एक्चुअल ओवरहेड्स जरूरी तो नहीं 1000 ही होना, ये तो बजटेड ओवरहेड थे। एक्चुअल ओवरहेड 1010 भी हो सकते हैं, एक्चुअल ओवरहेड 990 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो 1010 भी हो सकते हैं, वो 990 भी हो सकता है, और एनी अदर फिगर। बजट तो हमारा अंदाजा था, एक्चुअल उससे फ़र्क होंगे। तो ये 3 फिगर्स हमारी ओवरहेड्स में होती हैं जिनसे हम डील कर रहे होते हैं। एक बजटेड ओवरहेड होते हैं जो साल के शुरू में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले साल में हमारे ओवरहेड का खर्चा कितना होगा। फिर एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं जो हम
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं, और एक कॉस्ट एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट होती है जो हमने एक्चुअली इनकर किए होते हैं, खर्चा हमारा हुआ होता है। तो ये तीन वैल्यूज ओवरहेड की होती हैं जो हमारी डिस्कशन में साथ साथ चलती रहती हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, a general there was unexpected increase in demand of ZA due to which PL utilizes its excess production capacity. कंपनी ने अपने बजट से ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, यही बताया ना यहाँ पे, कंपनी ने अपने बजट से ज्यादा प्रोडक्शन की, तो इसके नतीजे में ओवर एब्जॉर्प्शन की तरफ गए होंगे या अंडर एब्जॉर्प्शन की तरफ गए होंगे हम? अपनी बजट से ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब आपकी एक्चुअल एक्टिविटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? यही बात कर रहा है ना वो, आपकी एक्चुअल एक्टिविटी बजट से ज्यादा हो गई है। तो एक्चुअल एक्टिविटी बजट से ज्यादा होने के नतीजे में आप जो ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हो प्रोडक्शन में, वो अपने अंदाजे से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होगे, कम कर रहे होगे? आपका अंदाजा था मेरे ओवरहेड प्रोडक्शन के 1000 का खर्चा होगा, आपने अंदाजन एक्टिविटी का अंदाजा लगाया था कि मैं 1000 का खर्चा होगा, 100 घंटे मशीन चलाऊंगा, 10 रुपए पर आवर के हिसाब से मैं खर्चा चार्ज करूंगा। आपने मशीन 100 की जगह ज्यादा चला दी क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ गए। जब मशीन ज्यादा चला दी तो आपने ओवरहेड अपने अंदाजे से ज्यादा चार्ज कर दिए, ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिए प्रोडक्शन को, अपने अंदाजे से प्रोडक्शन को ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिए। तो ये इवेंट आपको ओवर एब्जॉर्प्शन की तरफ लेके जाता है, ये इवेंट आपको ओवर एब्जॉर्प्शन की तरफ लेके जा रहा है कि आपने अपने अंदाजे से जो अंदाजा लगाया था 100 घंटे में ओवरहेड को तकसीम कर रहे हैं, असल में आपने ज्यादा काम कर दिया। देख लो ना यहाँ पे 100 पे तकसीम करके आपने 10 रुपए रेट निकाला था, एक्चुअली आपने 105 घंटे चला दी मशीन। जरब जब तकसीम कर रहे थे 100 तक तकसीम किया, जरब दिया तो 100 से ज्यादा नंबर से जरब दे दिया, तो एज अ रिजल्ट ये फिगर बढ़ गई ना, एब्जॉर्ब की फिगर ज्यादा आ गई। आपने साल के शुरू में जो अंदाजा लगाया था कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इतना काम करेंगे, उसके हिसाब से हम ये खर्चा एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में आप अंदाजा जो लगा रहे हो तो वो उसकी बेस यही होती है कि भाई साल में हमने काम कितना करना है और इस काम पे हमारा खर्चा कितना आएगा। साल के शुरू में ये अंदाजा लगाया था ना कि इतना काम करना है और अंदाजन ये खर्चा आएगा, इसका मतलब खर्चा पर आवर ये है, ये आपका अंदाजा था। लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया, काम ज्यादा कर दिया, तो काम जब ज्यादा कर दोगे तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपके अंदाजे से ज्यादा हो गए, प्रोडक्शन को ज्यादा चार्ज हो गया। दिस इज एन इंडिकेशन, दिस इज स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ओवर एब्जॉर्प्शन। इस इवेंट की वजह से आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, आप अपने अंदाजे से ज्यादा, अपनी बजटेड एक्टिविटी से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, दिस लीड्स टू ओवर एब्जॉर्प्शन। आप बजटेड एक्टिविटी से कम परफॉर्म करते हो, दिस लीड्स टू अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन की कई रीजन हो सकती हैं। ठीक है, ये इनमें से एक रीजन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंदाजे से ज्यादा एक्टिविटी करना ओवर एब्जॉर्प्शन, अंदाजे से कम एक्टिविटी करना अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एक रीजन है। आगे चलिए, फैक्टर नंबर, रीजन, इवेंट नंबर 2, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इंक्रीज्ड पीएल्स कॉस्ट बाय 3 लाख। आपने साल के शुरू में ओवरहेड का अंदाजा लगाया, आपने साल के शुरू में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला और इस 10 रुपए पर मशीन आवर के हिसाब से आपने ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करनी शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 2 बता रहा है एक्चुअल ओवरहेड की कहानी। क्या आपके एक्चुअल ओवरहेड आपके बजटेड के मुताबिक रहे? एक्चुअल ओवरहेड आपके बजट से ज्यादा हो गए। क्यों? गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया बिजली का। एक्चुअल ओवरहेड आपके अंदाजे से ज्यादा हो जाएंगे अगर, तो आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अंडर रह जाएंगे या ओवर रह जाएंगे? अंडर रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन को खर्चा चार्ज किया वो तो उस 3 लाख के इजाफे से पहले चार्ज किया हुआ है। हमें तो इस 3 लाख के इजाफे का नहीं पता था, हमने तो बजटेड ओवरहेड साल के शुरू में अंदाजा लगाया था, उसके हिसाब से हमने पर आवर रेट निकाल लिया, उसके हिसाब से प्रोडक्शन को हम चार्ज करते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल खर्चा हमारे अंदाजे से ज्यादा आ गया है। तो एक्चुअल खर्चा जब अंदाजे से ज्यादा है, इसका मतलब हमने प्रोडक्शन को चार्ज अंदाजे से किया हुआ है, एक्चुअल खर्चा अंदाजे से ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्शन को चार्ज जो हुआ है, जो अब्जॉर्ब हुआ है, वो कम अब्जॉर्ब हो गया, एक्चुअल के मुकाबले में कम हो गया। एक्चुअल हमारी अब्जॉर्प्शन से यकीनन बढ़ गया है। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन। अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन,
यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज मैं लिख दूँ ना यहाँ पे कि भाई ये ओवर एब्जॉर्ब्ड, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड, मुझे एक नंबर पूरा नहीं मिलेगा। एक नंबर है इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन का, ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड आइडेंटिफाई करने का मे बी 0.25 या 0.5 है। उसने कहा ब्रीफली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब साथ कॉज भी बताओ, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉज। पॉइंट नंबर 3, due to a mechanical fault there was a machine breakdown which had to be repaired at a cost of 3 million. PL received insurance claim of 2.8 million against the machine breakdown. ये भी तकरीबन यही वाला केस है। हमने बजटेड ओवरहेड में मशीन ब्रेकडाउन का अंदाजा तो नहीं लगाया था ना, तो मशीन ब्रेकडाउन आ गया 3 मिलियन का। चलो 3 मिलियन में से 2.8 तो रिकवर हो गया, लेकिन नेट हमारा खर्चा 2 लाख का हमारे अंदाजे से ज्यादा हो गया। 3 मिलियन का खर्चा हुआ, 2.8 इंश्योरेंस ने वापस कर दिया, लेकिन नेट तो 2 लाख का खर्चा हमारा ज्यादा हो गया ना हमारे अंदाजे से। तो ये वही वाली कहानी है कि एक्चुअल खर्चा हमारे अंदाजे से ज्यादा हो गया है। दिस विल लीड टू अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। तो ये जनाब 3 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन थी। यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन क्योंकि आपकी एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड एक्टिविटी से ज्यादा हो गई। यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन क्योंकि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स आपके बजटेड ओवरहेड से ज्यादा हो गए। यहाँ पे भी इट इज अंडर एब्जॉर्प्शन क्योंकि आपके एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा हो गए। तो ये 3 नंबर का पार्ट आपका ये खत्म हुआ। अच्छा जी, पार्ट बी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जी इस क्वेश्चन में एक अनोमली है। अब ये मैंने इसको मैं अनोमली एम्बिग्विटी तो नहीं कह सकता, इसको मैं एरर ही कहूँगा। इस क्वेश्चन में एक एरर है जो कि अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट तो शायद कहीं नहीं हुई, लेकिन चलें हम जरा देखें हमें चाहिए क्या। उसने कहा जी बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड्स बताइए, बजटेड ओवरहेड बताइए और एक्चुअल ओवरहेड बताइए, पिछले साल के भी और करंट ईयर के भी। तो हम जरा बात शुरू करें इधर से। हमें यहां पे नॉर्मल कैपेसिटी दी गई है और यहां पे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन है पिछले साल की। पिछले साल की हमारी नॉर्मल कैपेसिटी दी गई है और हमें पिछले साल का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया गया है और हमें पिछले साल के क्या फिगर चाहिए, बजटेड ओवरहेड। स्टार्टिंग विद पिछले साल के में बजटेड ओवरहेड चाहिए। अच्छा, अब ये एक बड़ा की इक्वेशन है जो हम यहां से यूज करने जा रहे हैं। ये आपने बेसिक फार्मूला सीखा हुआ ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिक फार्मूला। अब इस फार्मूले को अगर सामने रखो तो आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है, आपको बजटेड या नॉर्मल कैपेसिटी या एक्टिविटी गिवन है और वर्कआउट क्या करना है, बजटेड ओवरहेड। तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, बड़ी आसानी से हम बजटेड ओवरहेड की फिगर निकाल सकते हैं। तो ये जो एक इक्वेशन मैं बनाने लगा हूं, ये इक्वेशन बड़ी रेगुलरली यूज होती है हमारी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसकी सिंपली रीअरेंजमेंट है, वो इक्वेशन की इसको हम रीअरेंजमेंट करें तो ये बन जाता है जी बजटेड ओवरहेड्स इज इक्वल टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड विद बजटेड एक्टिविटी। ये फार्मूला बहुत रेगुलरली बहुत आगे तक यूज होना है। ये फार्मूला है क्या, बेसिकली सिंपली इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के फार्मूले की रीअरेंजमेंट है। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला हमने सीखा हुआ है, इसकी रीअरेंजमेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये फार्मूला आगे कई टॉपिक्स में हमारे इस्तेमाल होने वाला है। हमें बेतहाशा टॉपिक्स में बजटेड ओवरहेड की फिगर निकालनी होगी और वो इस फैक्टर की वजह से निकलेगी। तो यहां पे अगर आइए, हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, 200 रुपए पर मशीन आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बजटेड मशीन आवर्स के साथ। इस केस में नॉर्मल कैपेसिटी की टर्म में उसको बताया गया है 45,000 मशीन आवर। तो बोलिए यहां से बजटेड ओवरहेड आपके प्रायर ईयर के क्या है, 9 मिलियन रुपीज। ये आपके प्रायर ईयर के बजटेड ओवरहेड आ गए। ठीक है, ये हमने अभी हम प्रायर ईयर का डाटा हैंडल कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रायर ईयर की भी बजटेड एंड एक्चुअल दोनों चाहिए, फिर करंट ईयर के बजटेड और एक्चुअल दोनों चाहिए। तो ये प्रायर ईयर का डाटा हमने डिटरमिन कर लिया।
अच्छा जी, प्रायर ईयर के बजटेड ओवरहेड आ गए हमारे पास। अब हमें चाहिए प्रायर ईयर के एक्चुअल ओवरहेड। हमें प्रायर ईयर का एक्चुअल ओवरहेड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें एक फिगर अवेलेबल है प्रायर ईयर का अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड किन दो वैल्यूज का फर्क होता है? एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड। इसको ना अपने दिमाग में बांध दो। एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड का डिफरेंस होता है ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर मेरे पास है और मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स पे जाना है, तो इसका मतलब अगर मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिटरमिन कर लूं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में ये डिफरेंस एडजस्ट करके मैं एक्चुअल ओवरहेड्स पे पहुंच सकता हूं। एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पे अगर मैंने जाना है तो मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे मेजर करता हूं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक हो गया। अब यहां पे जो मैं गलती की बात कर रहा था वो यहां पे अब सामने आती है कि मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है पर मशीन आवर। मुझे एक्चुअल एक्टिविटी चाहिए इन मशीन आवर्स, कि मैंने एक्चुअली कितने मशीन आवर काम किया। क्या मुझे इस पूरे सवाल में अवेलेबल है कि एक्चुअल मैंने कितने मशीन आवर काम किया? द आंसर इज नो। एक्चुअल काम जो किया यूनिट्स में अवेलेबल है, तो मुझे लगता है आई शुड रेक्टिफाई इट। इसको मुझे रेक्टिफाई करना है, ये एक एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, जो इसको अनफॉर्चुनेटली अभी तक आई कैप की पब्लिकेशन में रेक्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और एब्जॉर्प्शन रेट की जो बेस है एक्चुअल एक्टिविटी वही चाहिए। 200 रुपए पर मशीन आवर है एब्जॉर्प्शन रेट, तो एक्चुअल मशीन आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यहां से मुझे ओवरहेड एब्जॉर्ब मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्चुअल एक्टिविटी यूनिट्स में दी गई थी, तो मुझे एक्चुअल एक्टिविटी आवर्स में चाहिए, तभी मैं ओवरहेड एब्जॉर्ब मेजर कर सकता हूं। तो ये इस क्वेश्चन की एरर है, हमने इस एरर को रेक्टिफाई किया। इसके मुताबिक अब अगर मैं प्रायर ईयर के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड मेजर करूं, प्रायर ईयर के ओवरहेड एब्जॉर्ब मेजर करूं, तो वो 44,000 मशीन आवर्स इंटू ₹200 पर मशीन आवर, तो कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए जी? 8.8 मिलियन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया। और हमें क्या कहा गया? ओवरहेड ओवर है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऐड कर दें अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। 4,20,000 लीजिए जी, 4,20,000 के अंडर एब्जॉर्ब्ड ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ गए एक्चुअल ओवरहेड्स प्रायर ईयर्स के। 9,220,000 लीजिए जी, प्रायर ईयर के हमारे पास बजटेड ओवरहेड भी आ गए और प्रायर ईयर के हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गए। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर यहीं पे इसी स्टेज पे आपको क्लियर कर दूं कि आपने देखा पास रेट कितना लो था। उस लो होने की वजह, पहली वजह क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन लिखा हुआ है और थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ के सोचना है। तो जो मसला मैं शुरू से बताता आ रहा हूं ना, जहां पे भी सोचने का काम आ जाता है वहां पे आप लोग फेल हो जाते हो। पिछले सवाल में बेहतरीन स्कोर क्यों था? क्योंकि पिछला सवाल एक स्टैंडर्ड सवाल था। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट की रीअपोर्शनमेंट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, साइमल्टेनियस क्वेश्चन। दैट वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक रटा रटाया फॉर्मेट, उस पर रटे रटाया स्टेप से सवाल हो जाना था, तो कर दिया। 77% बच्चे पास हो गए। 100 हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलो 23% बच्चे पढ़ के ही नहीं गए होंगे, फेल हो गए। तो जिसने भी जरा सा पढ़ा हुआ था, जिस अंदाज से आप पढ़ने के आदी हो, सारे पास हो गए। लेकिन जब सवाल आया थोड़ा पैटर्न से हटा, जिसमें थोड़ा माइंड अप्लाई करना था, आपको थोड़ा सोचना था, रिलेशनशिप बनाना था, वहां पे आपने देख लिया पास परसेंटेज क्या रहा। यही चीज मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं कि चीजों को समझ के पढ़ना है, चीजों को सोच के समझना है। जस्ट
पढ़ के रट नहीं लेना कि भाई ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे, रट्टा नहीं लगा लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, जिसमें आपने अगर समझ के चीजों को नहीं सीखा हुआ और एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के सोचने के आदी नहीं है तो रिजल्ट यही आएगा जो 20% आया इस सवाल में। अब इस सवाल में पार्ट ए में भी थोड़ा सोचने का काम था 3 नंबर में। जो बच्चा नहीं सोच सका, हालांकि बहुत आसान, जरा सोचो आप तो बहुत आसान था वो पार्ट, लेकिन जिस बच्चे को सोचने की आदत नहीं है, जिसने समझ के चीजों को नहीं सीखा हुआ, वो फेल है, उस 3 में से 0 ले रहा होगा या 1 ले रहा होगा मैक्सिमम। इस पार्ट में है ये इक्वेशन बड़ी कॉमनली यूज इक्वेशन है, लेकिन ये मैं आखिरी मंथ में भी एंटर हो जाता हूं तो बच्चों को इक्वेशन नहीं याद होती, ये गलत पे गलती कर रहे होते हैं। फिर एक और गलती जो भी आपके साथी ने की थी, ओवर अंडर एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। आखिरी हफ्ता भी चल रहा होता है, जब मैं पूछूंगा तो बच्चे कहेगा, कोई ना कोई बोलेगा आपस में जी बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है ओवर अंडर एब्जॉर्ब। तो ये एग्जाम में भी यही चीज चल रही होती है, सोचे समझे बगैर ठक करके बोल देना। हालांकि रिपीटेडली आपके सामने अभी हम क्लास में कई दफा सवाल कर चुके हैं ओवर अंडर एब्जॉर्ब, आगे चल के मजीद सवाल देखेंगे 10 15 20 दफा कम से कम। मैं ओवर अंडर एब्जॉर्ब की डिस्कशन मैं खुद क्लास में बोर्ड पे मजीद कराऊंगा, अभी 5 7 8 दफा कर चुका हूं, 10 15 दफा और करूंगा, लेकिन स्टिल आपकी सुई अड़ी रहती है वहीं पे कि बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस जो होता है वो ओवर अंडर एब्जॉर्ब होता है। हालांकि ऐसा कतन नहीं है, आपको क्लियरली बताया गया है एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड इनका डिफरेंस ओवर अंडर एब्जॉर्ब कराता है। तो बहरहाल ये जहां पे थोड़ी सोचने की बात है वहां पे आप लोग फेल हो जाते हो। अगर आपने अपनी पढ़ने की अप्रोच को नहीं बदला सीए में आके तो आपका पास रेट बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ समझ के पढ़ने की आदत डाल दी, प्रैक्टिस में 19-20 कमी भी रहेगी, चल जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की सवाल करने हैं, 10 साल के सवाल करने, 8 साल के सवाल करने, उस चक्कर में पढ़े रहे और पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दी, समझने की तरफ तवज्जो नहीं दी, कोई फायदा नहीं होने वाला। 20% पास परसेंटेज पे गिरोगे, उससे भी नीचे जाके गिरोगे। तो बहरहाल ये जी हमारा प्रायर ईयर की कहानी खत्म हुई। एनी क्वेश्चन, यहां पे कोई सवाल जी? प्रायर ईयर का बजटेड ओवरहेड भी आ गया, प्रायर ईयर का एक्चुअल ओवरहेड भी आ गया। अब हम करंट ईयर की कहानी देखते हैं। करंट ईयर का मतलब अगला साल आ गया। करंट ईयर में उसने मैं पहली बात बताई है कि भाई जब भी अगला साल आता है उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बेसिस होती है पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड। इसका मतलब करंट ईयर के बजटेड ओवरहेड कितने होंगे जो पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड हैं। लीजिए जी, ये करंट ईयर के बजटेड ओवरहेड आ गए। ये एक फिगर आपकी क्लियर होगी, करंट ईयर के बजटेड ओवरहेड। अब हमें करंट ईयर के एक्चुअल ओवरहेड चाहिए, और करंट ईयर के एक्चुअल ओवरहेड के लिए हम रिक्वायरमेंट का एक आखिरी जुमला जरा पढ़ लें। Compute budgeted and actual overhead of prior year and current year. Assume that there was no other increase decrease in the fixed overhead other than those mentioned above. Assume कीजिए इसके अलावा overhead में कोई चेंज नहीं आया। आपने साल के शुरू में बजट कर लिए overhead और साल के दौरान ये चेंजेस आ गए, तो एक्चुअल ओवरहेड में ये चेंजेस डाल दो और बजटेड ओवरहेड में ये चेंजेस डाल दो, एक्चुअल ओवरहेड पे पहुंच जाओगे। जैसे हमने साल के शुरू में बजटेड ओवरहेड ले लिए, अब पॉइंट नंबर 1 के नतीजे में मेरे ओवरहेड पे क्या असर पड़ा? एक्चुअल ओवरहेड पे कोई असर पड़ा? पॉइंट नंबर 1 के नतीजे में मेरे एक्चुअल ओवरहेड पे कोई असर पड़ा? पॉइंट नंबर 1 में एक्चुअल ओवरहेड पे कोई असर पड़ा, इसकी कोई मेंशन नहीं है। वर्कर्स को ओवर टाइम दिया गया है, दैट इज नॉट ओवरहेड। पॉइंट नंबर 1 में क्या जिक्र किया गया है? सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड ओवर टाइम। तो फैक्ट्री वर्कर्स का जो ओवर टाइम होता है, वर्कर्स का बेसिकली काम करने की तनख्वाह है ना, तो वर्कर्स के काम करने की तनख्वाह ओवरहेड्स नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 की वजह से हमारे ओवरहेड्स पे, एक्चुअल ओवरहेड्स पे कोई असर नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 की वजह से हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे अंदाजे से 3 लाख ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अंदाजे से ज्यादा बिल आ गया 3 लाख ऐड कर दो। पॉइंट नंबर 3 ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की वजह से हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे अंदाजे से कितने ज्यादा हो गए? 2 लाख 3 मिलियन
माइनस 2.8 मिलियन 2 लाख। लीजिए जी, तीनों पॉइंट्स का जो इम्पैक्ट है, पॉइंट नंबर 1 का कोई इम्पैक्ट ओवरहेड पे नहीं आता, 2 और 3 का ये इम्पैक्ट है, हमने डाल दिया, तो ये कितना बन गया 720,000। लीजिए जी, ये इतना सा सवाल था, मतलब 7 नंबर के लिए आपने क्या कि यहां से लेके यहां तक 7 नंबर का पार्ट था, और मेरे हिसाब से ये हलवा सवाल था अगर आप सोच करें। 7 नंबर का पार्ट है जो कि 5 मिनट में खत्म हो रहा है, आपको 1.8 के हिसाब से अदरवाइज टाइम मिलता है ना आपको, तो यहाँ पे तो 7 नंबर का सवाल 5 मिनट में खत्म हो गया, टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सोच के समझ के काम करने के आदी हो तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन हमें रिजल्ट बता रहा है एग्जामिनर कमेंट्स में इस सवाल का कि जनरली बच्चे सोच के काम करने के आदी नहीं हैं। जी, कोई सवाल यहाँ पे? इसमें अगर हम कॉमन मिस्टेक्स देखें हुई क्या, मार्किंग स्कीम तो पहले देख लें जी, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने का 1 नंबर है, बजटेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बोथ ईयर्स 2 नंबर, अप्लाइड ओवरहेड फॉर बोथ ईयर, अप्लाइड ओवरहेड एक, अब्जॉर्ब्ड एक ही बात है 2 नंबर, एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर बोथ ईयर्स 3 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे उसने पता नहीं अप्लाइड ओवरहेड फॉर बोथ ईयर्स लिख दिया, हालांकि दोनों साल के अप्लाइड ओवरहेड तो हमने निकाले ही नहीं थे, हमें तो एक ही साल के अप्लाइड ओवरहेड की जरूरत थी, बट एनीवेज ये मार्किंग स्कीम में भी थोड़ी सी अनोमली है। एग्जामिनर कमेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स ऑन एक्चुअल ओवरहेड वाज एक्सप्लेन्ड इंस्टेड ऑफ क्लियरली मेंशनिंग वेदर दे विल रिजल्ट इन ओवर या अंडर एब्जॉर्ब। मतलब सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स ऑन एक्चुअल ओवरहेड वाज एक्सप्लेन्ड, ये बता दिया गया कि भाई इस इवेंट की वजह से ओवरहेड में, जैसे इवेंट नंबर 2 में बता दिया गया एक्चुअल ओवरहेड इसकी वजह से 3 लाख से बढ़ जाएंगे, बट ये बताया ही नहीं कि ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन क्या आएगी इससे, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा था, इन इवेंट की वजह से ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होगा वो बताओ। तो हमें बताना था जैसे इवेंट नंबर 2 में कि एक्चुअल ओवरहेड जब बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पीछे रह गए ना, अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। हमें ये बताना था कि भाई इस इवेंट की वजह से एक्चुअल ओवरहेड बढ़ते हैं जिसके नतीजे में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब रह जाएंगे। हमने इवेंट नंबर 3 में बताना था कि एक्चुअल ओवरहेड इससे हमारे अंदाजे से बढ़ गए हैं जिसके नतीजे में ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब रह गए। तो वो कह रहे जी बच्चों ने एक्चुअल ओवरहेड पे इंपैक्ट बता दिया, लेकिन ओवर अंडर एब्जॉर्ब जो मेन क्वेश्चन था उस पर जिक्र नहीं किया। हालांकि क्वेश्चन था ओवर या अंडर एब्जॉर्ब होते हैं उसको एक्सप्लेन करो, वो क्यों हो रहे हैं। तो पहले ओवर अंडर एब्जॉर्ब बताना है और फिर एक्सप्लेनेशन देनी है, तो क्वेश्चन वेंट रॉन्ग। बजटेड ओवरहेड फिगर ऑफ प्रायर ईयर वाज कंप्यूटेड बट इनकरेक्टली शोन एज अप्लाइड ओवरहेड। ये मैंने को बोला ना, ये कॉमन मिस्टेक है, एंड तक चलती है, पेपरों में बच्चे ये गलती करते हैं, बजटेड ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को मिक्स कर जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, बजटेड ओवरहेड हम कब कैलकुलेट करते हैं, जरा बोलो। बजटेड ओवरहेड साल के शुरू में, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कब कैलकुलेट होते हैं, साल के दौरान कैलकुलेट करते हैं। फाइनल फिगर तो साल के एंड में मिलती है ना, कि पूरे साल में एक्चुअल कितना काम किया इनटू ओएआर, वहां से एब्जॉर्ब निकलते हैं। तो बजटेड ओवरहेड साल के शुरू में आपने अंदाजा लगाया और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड साल के एंड पे फिगर आपको मिलती है। तो ये 2 डिफरेंट फिगर हैं और एंड तक आपकी एग्जामिनेशन में भी ये कंफ्यूजन चलती रहती है, जो भी इसने बता दिया। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऑफ प्रायर ईयर वर डिडक्टेड फ्रॉम द अप्लाइड ओवरहेड, हालांकि ऐड होने थे, डिडक्ट कर दिए गए जी। अंडर है तो अंडर का मतलब कटौती करनी है, कटौती करनी है भाई किस में से, एक्चुअल में से कटौती करनी थी, एब्जॉर्ब में से कटौती नहीं होनी थी। द इम्पैक्ट ऑफ ईच इवेंट वाज कंप्यूटेड बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन द बजटेड ओवरहेड और द अप्लाइड ओवरहेड टू डिराइव द एक्चुअल ओवरहेड्स। तो ये जी कुछ मिस्टेक्स हैं जिनकी मेन वजह यही है, लैक ऑफ रीडिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था
ज़िया लिमिटेड का, जिसमें रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था। ये भी कहानी तकरीबन वैसे ही है, रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, उसके मुताबिक अपनी रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में आपको बताना वहाँ पे क्या कहा गया था, रिवाइज्ड ओवरहेड्स डिवाइड विद रिवाइज्ड मशीन आवर्स। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, तो ये आपकी होम असाइनमेंट में रहेगा। ठीक है जी, तो हम इस चैप्टर को करते हैं क्लोज, लेकिन ओवरहेड का टॉपिक अभी क्लोज नहीं। भाई चैप्टर जरूर क्लोज हो रहा है, लेकिन ओवरहेड का टॉपिक क्लोज नहीं होता, क्योंकि ओवरहेड के टॉपिक में भी बात थोड़ी आगे चलनी है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC, ये चैप्टर हमारी स्कीम में अभी साल डेढ़ पहले शामिल किया गया है सिलेबस में, कैफ में, और अभी तक इट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड इन एग्ज़ाम, और इन एनी अटेम्प्ट इसकी लाइक्लीहुड बड़ी ज़्यादा है कि किसी भी टाइम में इस पे हमें सवाल आ सकता है। जैसे इस दफ़ा भी काफ़ी टीचर्स को उम्मीद थी कि सवाल इस पे आएगा, नहीं आया। अब आने वाली टर्म में इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा आने की। मेरे पिछली टर्म में अगर 70% चांस था, तो अब आने वाली टर्म में ओवरहेड पे सवाल आए और वो ABC से आ जाए, इसका चांसेस मे बी 80 या 90% है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का ही एक तरीका है। चूंकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एब्जॉर्प्शन का ही तरीका है, तो अब हम इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के दो तरीके सीख रहे हैं। एक पिछले चैप्टर में सीख लिया और एक ये सीखने जा रहे हैं। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट इसलिए कर देते हैं कि हम जो पिछले चैप्टर में जो एब्जॉर्प्शन सीखी है ना, जिसमें एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज निकाले थे, उसको हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह देते हैं। वो कहलाती है ट्रेडिशनल, रवायती एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ये कह लीजिए ये भी एब्जॉर्प्शन का ही तरीका है, ये भी ओवरहेड की कॉस्ट में तकसीम का ही तरीका है। एब्जॉर्प्शन यही थी ना कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने का तरीका। तो वहां पे था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाल लो या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकाल लो, उसकी मदद से कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर दो। यहां पे कुछ और होने जा रहा है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ये भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड ABC है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने किया क्या था, जो मेन उसका एक पॉइंट था। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने जब एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन किए थे, तो एब्जॉर्प्शन रेट की जो बेसिस हम ले रहे थे, डिफरेंट बेसिस हमने डिस्कस की। हमने कि हम एब्जॉर्प्शन रेट यूनिट बेसिस भी ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस हम लेबर आवर भी ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस हम मशीन आवर भी ले सकते हैं। चलें फिलहाल अगर हम तीन बेसिस के साथ ही चलें, ये जो तीनों बेसिस है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। ऐसा ही है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है ही प्रोडक्शन यूनिट। लेबर आवर्स की बात करें तो वो भी वॉल्यूम की बात हो रही है, कितने घंटे काम किया। मशीन आवर की बात करें वो भी यही बात हो रही है, कितने घंटे मशीन चली। तो हम कहते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो एब्जॉर्प्शन की बेसिस होती हैं वो वॉल्यूम बेसिस होती हैं। वो नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे वॉल्यूम हो या आवर्स की बेसिस वॉल्यूम हो। मैं टोटली इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से क्विकली अगर लेके चलूँ, मैं रिलेट ABC पे आपके बड़ा आसानी से यहाँ से करता हूँ। स्लाइड तो आगे कई दो चार और हैं, लेकिन ABC से हम इसको बड़ा आसानी से लिंक कर देते हैं। ABC टेक्निक ने क्या डिफरेंस पैदा किया, क्या पॉइंट ऐड किया। ABC ने कहा कि भाई तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं होते। देयर आर सर्टेन ओवरहेड्स व्हिच आर वॉल्यूम बेस्ड। जैसे बिजली है वो वॉल्यूम बेस्ड है, जितने घंटे मशीन चलेगी उतनी बिजली इस्तेमाल होगी। जैसे इनडायरेक्ट लेबर है वॉल्यूम बेस्ड है, जितने घंटे डायरेक्ट लेबर काम कर रही है उतने घंटे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी ना। इनडायरेक्ट लेबर हेल्पर होता है ना, उतने घंटे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है वो वॉल्यूम बेस्ड है। लेकिन देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नॉट वॉल्यूम बेस्ड। जैसे मैंने तकरीबन 5 साल काम किया राइस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट यूनिट था, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। उसके साथ हमारी राइस को जब हमने कस्टमर के लिए पैक करना होता था, तो पैक करने से पहले हमारी एक क्वालिटी इंस्पेक्शन विजिट होता था। एक तो होता है ना
कंपनी का इंटरनल क्वालिटी इंस्पेक्शन विजिट, उसका ताल्लुक तो वॉल्यूम से हो सकता है कि कितने टन बनाई आपने, हर टन के ऊपर एक आपकी इंस्पेक्शन विजिट आ रहा है तो वॉल्यूम से ताल्लुक बन सकता है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट में थे तो एक्सपोर्ट में हमारी जो इंस्पेक्शन विजिट होता था वो एक ऑर्डर बेस्ड होता था। मुझे एक कस्टमर ने 100 टन का ऑर्डर दिया है, उसके लिए भी एक इंस्पेक्शन विजिट आएगा। मुझे कस्टमर ने 500 टन का ऑर्डर दिया है, उसके लिए भी एक इंस्पेक्शन विजिट आएगा। और मेरी कॉस्ट पर विजिट होती थी, मुझे अपनी टीम को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, उसकी जो सर्विस का बिल पे करना पड़ता था, वो एक विजिट के चार्जेस पे करते थे। अब फॉर एग्जांपल उसके चार्जेस है 10,000 रुपये। अब मैं उसको विजिट की कॉल कीजिए, मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर रेडी है, पैक होने वाला, आके क्वालिटी चेक कर लें। वो आएगा, क्वालिटी चेक करेगा, 100 टन पड़े हुए हैं तो 100 टन की क्वालिटी चेक करेगा और मुझे ओके का सर्टिफिकेट दे देगा, मुझसे 10,000 पीस लेके चला जाएगा। अगर ऑर्डर मेरा 500 टन का है, मैं उसको कॉल करूंगा, वो आएगा, वो 500 टन चेक करेगा और क्वालिटी का सर्टिफिकेट देगा, मुझसे 10,000 लेके चला जाएगा। इसका मतलब कि भाई ये जो इंस्पेक्शन फी है इसका ताल्लुक तो वॉल्यूम से नहीं है, इसका ताल्लुक तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट से है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और अपनी ही राइस इंडस्ट्री से मिसाल एक और देता हूं आपको। राइस प्रोडक्शन हम करते हैं तो राइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बड़ा ब्रीफ सा नॉलेज आपका भी तो होगा। एक बासमती होता है, एक नॉन बासमती होता है। आगे मजीद उसकी बारीकियां हम उसमें नहीं जाते, बट ये तो हमें पता है ना कि एक बासमती है, एक महंगा राइस होता है, एक नॉन बासमती है, सस्ता राइस होता है। तो हमारी मिल में दोनों के ऑर्डर्स आते थे बाहर से, हम बासमती राइस भी प्रोसेस करते थे, हम नॉन बासमती राइस भी प्रोसेस करते थे। प्लांट तो वही होता था, वही मशीनरी होती थी, उसमें रॉ मटेरियल बदल दो तो फिनिश प्रोडक्ट बदल जाती थी। अच्छा, अब आप जब भी किसी स्पेसिफिक राइस की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको मशीन को पहले स्टेप में क्लीन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने जब भी किसी राइस की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, से बासमती राइस है, तो मुझे पहले स्टेप में अपनी तमाम मशीन्स को क्लीन करना है कि उनमें किसी नॉन बासमती राइस के टुकड़े ना पड़े हों, ताकि मिलावट ना हो जाए, मेरे बासमती राइस में नॉन बासमती जो सस्ती वैरायटी मिक्स ना हो जाए, मेरी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो पहले मशीनों को साफ़ किया जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में मशीनों की एडजस्टमेंट की जाती है, क्योंकि मशीनों ने राइस को प्रोसेस करना है, उसको ग्रेड करना है। तो नॉन बासमती राइस के ग्रेन छोटे होते हैं, बासमती राइस के ग्रेन ज़रा लॉन्ग होते हैं, तो मशीनों को हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। मशीनों को पहले सफाई की जाती है, फिर उनके कोई एडजस्टमेंट की जाती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। Once we have got machines ready, अब मैं उसको 4 दिन चलाऊं, 10 दिन चलाऊं, 20 दिन चलाऊं, एक दफ़ा मशीन की क्लीनिंग और उसकी एडजस्टमेंट, जिसको हम सेटअप कह लेते हैं, मशीन को रेडी करना फॉर द प्रोडक्शन। तो मुझे एक दफ़ा मशीन को रेडी करना है, उसके बाद मैं 4 दिन चलाऊं, 6 दिन चलाऊं, 10 दिन चलाऊं, बासमती राइस, मुझे दोबारा सेटअप उसको नहीं करना। लेकिन जैसे ही मुझे बासमती से नॉन बासमती पे शिफ्ट होना है, अगला ऑर्डर नॉन बासमती का आ गया, तो मुझे दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, मतलब मुझे मशीन को क्लीन करना पड़ेगा, मुझे मशीन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ओनली देन आई कैन स्टार्ट प्रोडक्शन। तो अब ये जो सेटअप का खर्चा होता है, लेट्स अज्यूम मेरे सेटअप के एक इंजीनियर्स हैं, सेटअप की एक टीम है, जिसको मैं कहता हूं भाई ये मशीन को सेटअप कर दो फॉर बासमती प्रोडक्शन, ये मशीन को सेटअप कर दो फॉर नॉन बासमती प्रोडक्शन। क्या उस टीम का इस बात से कोई ताल्लुक बनता है कि मैंने कितने टन चावल बनाने हैं या कितने टन मैंने प्रोडक्शन करनी है, बासमती या नॉन बासमती? आंसर इज नो। तो मैंने आपको 2 मिसालें दी। ये 2 मिसालें किस लिए दी मैंने आपको? कि भाई ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हर ओवरहेड के खर्चे को वॉल्यूम से लिंक कर दिया गया है, मशीन आवर्स पे, लेबर आवर्स पे या प्रोडक्शन के टन्स पे। लेकिन रियलिटी में हर खर्चे का ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा, इंस्पेक्शन कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं उसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं है, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन विजिट से है। एक दफा हो गए 10,000, 2 दफा हो गए 20,000, कितने टन विजिट, कितने टन इंस्पेक्ट किया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह प्रोडक्शन के दौरान सेटअप की मद में हमारे ओवरहेड खर्चे लगते हैं,
प्लांट को रेडी करना ये प्रोडक्शन की ही कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन इसका भी ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, वॉल्यूम से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि मुझे कितनी दफा प्लांट को रेडी करना पड़ा टू चेंज द प्रोडक्शन। बासमती मैंने एक दफा मशीन रेडी की, 6 महीने चलाता रहा, तो भाई बस एक ही दफा खर्चा लगा, 6 महीने बासमती चलाया मैंने, प्रोडक्शन की, एक ही दफा सेटअप का खर्चा लगा। लेकिन नॉन बासमती में लेट्स अज्यूम वो नॉन बासमती राइस जरा कमजोर राइस होता है, हो सकता है उसकी वजह से मशीन हर 4 दिन बाद ब्रेक डाउन हो जाती हो, मुझे हर 4 दिन बाद मशीन सेटअप करनी पड़ती है। तो बासमती राइस में हो सकता है मुझे 1 महीने बाद सेटअप दोबारा करना पड़ता है, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अगर मैं सिर्फ बासमती बना रहा हूं। लेकिन नॉन बासमती में 4 दिनों बाद सेटअप करना पड़ता है। तो बासमती 1 महीने में 1 बार सेटअप होगा, नॉन बासमती 1 महीने में 7 बार सेटअप हो जाएगी। तो प्रोडक्शन हमारी उतनी हुई है, तो इसका मतलब सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं है, नंबर ऑफ सेटअप एक्टिविटीज परफॉर्म से है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि भाई आपकी जो ओवरहेड्स होते हैं, तमाम ओवरहेड्स वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। अगर तो तमाम ओवरहेड वॉल्यूम बेस्ड हैं तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन रियलिटी में तमाम ओवरहेड्स वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। तो जब तमाम ओवरहेड वॉल्यूम बेस्ड नहीं है और आप वॉल्यूम बेस्ड तकसीम को फॉलो करोगे, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करोगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो आप निकालोगे वो एक्यूरेट नहीं होगी। ये है हमें मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। हमें एबीसी की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? अगर तो हमारे सारे ओवरहेड वॉल्यूम बेस्ड हैं तो फिर तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलेगी, जरूरत ही नहीं हमें इसको सीखने की एबीसी को। लेकिन अगर हमारे कुछ ओवरहेड वॉल्यूम बेस्ड हैं, कुछ ओवरहेड वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, हम उनको एक्टिविटी बेस्ड कह देते हैं। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज से है, जैसे सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ सेटअप्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड से है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से नहीं है। तो उस केस में फिर हमें एबीसी की तरफ चलना पड़ता है। तो अच्छा, पहले ना इतनी ये चीज़ हमें तंग नहीं करती थी, पहले पुराने वक्तों में एबीसी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती थी। उसकी वजह यह थी कि पुराने वक्तों में कंपनीज़ की प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। पुराने वक्तों में मशीन्स पे काम कम होता था और ज़्यादा काम चूँकि लेबर ही कर रही होती थी, तो ओवरहेड्स को लेबर की बेसिस पे अब्जॉर्ब करना आसान रहता था। अब विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपका ज़्यादा काम मशीन्स कर रही होती हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेबर वैसे ही बहुत कम काम कर रही होती है, तो लेबर की बेसिस पे कॉस्ट को अब्जॉर्ब करना वैसे ही सेंस नहीं बनाता। दूसरी बात, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मशीन, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का प्रोपोर्शन बढ़ गया है टोटल कॉस्ट पर यूनिट में। मे बी पहले 100 रुपए की कॉस्ट होती थी प्रोडक्ट की, 10 रुपए ओवरहेड होते थे, 90 रुपए में मटेरियल और लेबर होता था। अब 100 रुपया प्रोडक्ट कॉस्ट होती है तो उसमें मे बी 40 रुपए ओवरहेड होते हैं, क्योंकि मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं ना, तो मशीनों की तो डेप्रिसिएशन आ जाती है, बिजली आ जाती है, लुब्रिकेशन आ जाती है, स्पेयर पार्ट्स आ जाता है। ह्यूमन में तो ऐसी चीज़ें नहीं ना होती, लेबर काम कर रही है तो ये चीज़ें नहीं है, लेबर की तनख्वाह ही आ रही है सिर्फ। तो मशीन्स के ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से ओवरहेड्स की कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। पहले अगर से 10% ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट होती थी, तो अब एक प्रोडक्ट बनाने में 30%, 40%, 50% तक ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है, क्योंकि नाउ मोर मशीन्स आर इन्वॉल्व, एक्सपेंसिव मशीन्स आर इन्वॉल्व, मॉडर्न मशीन्स आर इन्वॉल्व। तो इस फर्क की वजह से आपकी अहमियत बढ़ गई है कि आप ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को एक्यूरेटली मेजर करो। जब हम पुराने वक्तों में थे, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज इनफ, 10 रुपए पर यूनिट ही है ना भाई, 10%, 10 का 9 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 1 रुपए का ऊंच नीच हुई ना। लेकिन अब 40 रुपए पर 40% है, तो 40% में 10% ऊपर नीचे होने का मतलब 4-5 रुपए ऊंच नीचे हो गया। तो अगर आप कॉस्ट पर यूनिट ठीक नहीं लोगे तो प्राइस ठीक नहीं आएगी, और प्राइस ठीक नहीं हुई तो मार्केट में कंपटीशन कैसे करोगे? तो इसका मतलब अगर हमें प्राइस अच्छी चाहिए तो हमें कॉस्ट को ठीक कैलकुलेट करना पड़ेगा। पुराने वक्तों में ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज गुड इनफ, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट वाज वेरी
इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। थोड़ी गलती भी हो जाएगी तो कितनी गलती हो जाएगी, 1 रुपए का ही ऊंच नीचे होगा ना, 2 रुपए का ऊंच नीचे होगा। लेकिन अब ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट का ज्यादा बड़ा हिस्सा होती है। अब उसमें गलती होगी तो वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो ये है रीजन जिसकी वजह से हमें ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पहले जरूरत क्यों नहीं पड़ी और अब हमें मॉडर्न एरा में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। सो आई हैव गिवन यू 2 रीजंस, एक वॉल्यूम बेस्ड नॉन वॉल्यूम बेस्ड डिफरेंशिएशन और दूसरा उसकी हमें जरूरत क्यों पेश आने वाली है। अच्छा, इसमें फिर ये भी सवाल आता है कि क्या ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेकार होगी है, तो आंसर इज नो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जुमला बोला कि जो तो ओवरहेड्स वॉल्यूम ड्रिवन हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, तो उनको वॉल्यूम बेसिस पे ही प्रोडक्ट्स में तकसीम करेंगे। लेकिन जो ओवरहेड्स वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है, एक्टिविटी ड्रिवन है, उनको हम थोड़ा डिफरेंटली तकसीम करेंगे। कैसे, उस पर हम बात करते हैं। सिस्टम क्या चलता है उस पर हम बात करते हैं। तो ये जी ओवरऑल एबीसी एक्सप्लेन्ड। डिफरेंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कैसे है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने ओवरहेड्स को तकसीम किया था कॉस्ट सेंटर में, और कॉस्ट सेंटर क्या थे हमारे, डिपार्टमेंट। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने कॉस्ट सेंटर, पहला स्टेप क्या था, कॉस्ट सेंटर बनाओ, और वो कॉस्ट सेंटर थे डिपार्टमेंट्स। और हमने कॉस्ट को एलोकेशन अपोर्शनमेंट की मदद से डिपार्टमेंट में तकसीम किया, फिर रीअपोर्शनमेंट की जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन को डाला, और डिपार्टमेंट से फिर हमने अब्जॉर्ब कर दी प्रोडक्ट में ओवरहेड को। एबीसी डिफरेंटली ऑपरेट करती है। इसमें हम डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते, इसमें हम कॉस्ट सेंटर जो है डिपार्टमेंट्स को नहीं बना रहे, इसमें हम कॉस्ट सेंटर्स बना रहे हैं एक्टिविटी वाइज। हम ये नहीं देखते हमारी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स कितने हैं, हम ये देखते हैं हमारी फैक्ट्री में जो कॉस्ट इनकर होने की वजूहात क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारी फैक्ट्री में जो ओवरहेड की मद में खर्चा होता है, उसकी एक वजह है हमें सेटअप करना पड़ता है। सेटअप इज एन एक्टिविटी जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है। दूसरी रीजन है हमारी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हमें करवानी पड़ती है प्रोडक्ट की, तो इंस्पेक्शन इज एन एक्टिविटी जिसकी वजह से खर्चा होता है। तीसरी रीजन है, एक और हम समझते हैं, बात का प्रोडक्शन बैचेस में की जाती है, प्रोडक्शन बैचेस में की जाती है। एक तो ना कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, जिधर से रॉ मटेरियल फीड होता जा रहा है उधर से प्रोडक्शन निकलती जा रही है। और बाज़ का होता है कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती हैं, जैसे मैं बेवरेज इंडस्ट्री की मिसाल लूँ। मैंने बेवरेज इंडस्ट्री के अपने बैक इन माई आर्टिकल एज ऑडिट किया, फैक्ट्री विजिट करते थे, तो वो बैचेस में प्रोडक्शन करते थे। जैसे उनके पास एक कंटेनर होता था, जैसे उन्हें कोक पेप्सी बन रही है। अब पेप्सी ऐसा नहीं है कि पीछे से पाइप लगा और रॉ मटेरियल जाते जा रहे हैं और आगे से बॉटल बनती जा रही हैं। दे हैव अ कंटेनर जिसमें वो सर्टन क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेट, शुगर, पानी ऐड किया, उसको बंद कर दिया, और फिर उससे पैकिंग, उसको मिक्स किया और फिर उससे पैकिंग शुरू कर दी। तो भाई एक कंटेनर से इससे उन्होंने 500 बोतलें पैक की, तो 500 बोतलें जब पैक हो गई, कंटेनर खाली होगा, नेक्स्ट बैच, फिर रॉ मटेरियल डालो, बनाओ। इसको बैच प्रोडक्शन कहते हैं। तो देयर आर सर्टन बिजनेसेस जहां पे बैचेस में प्रोडक्शन की जाती है, और जब बैचेस में प्रोडक्शन की जाती है तो हर बैच के लिए मटेरियल हैंडलिंग करनी पड़ती है। जब भी बैच शुरू होना है, मटेरियल हैंडल किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, टीम का बैच 200 बोतलों का है और पेप्सी का बैच 500 बोतलों का। टीम का बैच 200 बोतलों का है, तो जब भी टीम का बैच बनना है, रॉ मटेरियल उठाओगे, उसमें फीड करोगे, मिक्स करोगे, पैकिंग शुरू हो जाएगी। पेप्सी का बैच बनना है 500 बोतलों का, 500 बोतलों का रॉ मटेरियल उठाओगे, मिक्स करोगे कंटेनर में, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो इस केस में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर बॉटल नहीं होती, पर बैच हो जाती है, क्योंकि जब भी आपने बैच रेडी करने, मटेरियल आपको उठा के लाना पड़ेगा। तो लिफ्ट वो कंटेनर तो वही है ना जो फोक लिफ्टर होता है, जाके माल उठा के लाता है। उसने तो गोदाम में जाना, माल उठा के लाना है। वो 300 बोतलों को उठा के ले आए, 500 को उठा के ले आए, उसने तो 100 उठा के लाना है। तो पैलेट पे
50 किलो माल पड़ा हुआ है या 100 किलो पड़ा हुआ है, उसने तो आके उठा के ले आना है। तो इसका मतलब हम कहें तो जो मटेरियल हैंडलिंग है प्रोडक्शन में, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं है, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ बैचेस से है कि टीम के कितने बैच बने, भाई पेप्सी के कितने बैच बने, उसके हिसाब से कॉस्ट इनकर हो रही है। तो हम यहां पे कहते हैं जी, आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट पूल बनाते हैं, लेकिन कॉस्ट पूल बनाएंगे आप कि भाई हमारी फैक्ट्री में कौन कौन से काम है जिनकी वजह से खर्चा होता है। जैसे एक मटेरियल हैंडलिंग है, एक सेटअप है, एक प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी है, इसको फिलहाल चले अभी हम डिस्कशन में नहीं ले आते। तो अगर हम देखें तो मटेरियल हैंडलिंग, प्रोक्योरमेंट, सेटअप, हमने कहा जी ये 3 हमारे कॉस्ट पूल्स हैं। डिपार्टमेंट वाइज नहीं कॉस्ट सेंटर बनाना, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट सेंटर बनाना है कि मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने खर्चे हैं इधर डाल दो, प्रोक्योरमेंट परचेज से रिलेटेड जितने खर्चे हैं इधर डाल दो, सेटअप मशीन सेटअप से रिलेटेड जितने खर्चे हैं इधर डाल दो। उसके बाद आप देखो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कब इनकर होगी, जब मटेरियल हैंडल किया जाएगा। कॉस्ट पर मटेरियल मूवमेंट, हर बैच में मटेरियल हैंडल किया जाता है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कब इनकर होगी, जब नया ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। सेटअप कॉस्ट कब इनकर होगी, जब नया सेटअप इनकर किया जाएगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा जो मॉडल काम करता है, मैं अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं। आपने अपने ओवरहेड्स आइडेंटिफाई किए, यही हेड हम उठा लेते हैं, मटेरियल हैंडलिंग है, प्रोक्योरमेंट है और सेटअप है। आपने ये एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, इनसे रिलेटेड सारे खर्चे इकट्ठे करने को शुरू कर दिए कॉस्ट सेंटर बना के। लेट्स अज्यूम मटेरियल हैंडलिंग में पूरे साल में खर्चा आया है 1 लाख का, प्रोक्योरमेंट में पूरे साल में खर्चा आया है 50,000 का, और सेटअप में पूरे साल में खर्चा आया से 2 लाख का। आपने कहा जी हमारे टोटल 3,50,000 के ओवरहेड्स आए हैं जिनको हमने प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब करना है। आपने तमाम ओवरहेड्स को तकसीम कर दिया एक्टिविटी वाइज हेड्स में, और फिर आपने देखना है कि भाई मटेरियल हैंडलिंग के जो पीछे होते हैं, हमने नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट जिसको हम बैचेस से भी मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज भी। लेट्स अज्यूम आपने कहा जी हमने टोटल ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बनाते रहे हैं, हमने 50 दफ़ा इसके लिए मटेरियल हैंडल किया है और 60 दफ़ा इसके लिए मटेरियल हैंडल किया, टोटल हमने 110 दफ़ा मटेरियल हैंडल किया। प्रोक्योरमेंट हमने 20 दफ़ा इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया है, हमने 10 दफ़ा इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया, टोटल 30 दफ़ा हमने ऑर्डर प्लेस किया। सेटअप्स हमने 10 दफ़ा इसके लिए किया है और हमने 50 दफ़ा इसके लिए किया, टोटल हमने 60 सेटअप्स किए हैं। तो एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि आप हर एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को इकट्ठा कर लो और हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कॉस्ट ड्राइवर, कि भाई कॉस्ट ड्राइवर से मुराद है वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से कॉस्ट हिलती है। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट किस वजह से ड्राइव होती है, नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट की वजह से। प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट किस वजह से ड्राइव होती है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हमें क्यों इनकर करनी पड़ती है, परचेज ऑर्डर की वजह से। जितने ज्यादा परचेज ऑर्डर होंगे, हर परचेज ऑर्डर पर नई कॉस्ट आती है। सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप। जितने सेटअप करने पड़ेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो हम कहते हैं हम हर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट इकट्ठी करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहां पे किया कि एक्टिविटी है मटेरियल हैंडलिंग, उसका खर्चा 1 लाख, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट, और उसका रिकॉर्ड हम अलहदा से रख रहे हैं, प्रोडक्ट ए के लिए कितना, बी के लिए कितना। एक्टिविटी है प्रोक्योरमेंट, उसका खर्चा 50,000, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए के लिए कितने ऑर्डर प्लेस किए, बी के लिए कितने किए। एक्टिविटी है सेटअप, उसका खर्चा 2 लाख, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स, ए के लिए कितने करने पड़े, बी के लिए कितने करने पड़े। इसके बाद की कहानी बड़ी आसान है। इसके बाद की कहानी ये है कि भाई इस खर्चे को इस रेशो में तकसीम कर दो, ए बी में,
इस खर्चे को इस रेशियो में तकसीम कर दो ए बी में, इस खर्चे को इस रेशियो में तकसीम करो ए बी में, ठीक है जी। ओवरहेड को आप ए बी में तकसीम कर दो, उसके बाद लेट्स डू इट फर्स्ट, पहले हम तकसीम कर देते हैं। तो तकसीम करने की प्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फिलहाल आसानी से सिंपल वे में चलें तो भाई मटेरियल हैंडलिंग जो ये खर्चा है 1 लाख का, इसके कितने हिस्से करने हैं हमने 110, जिसमें से 50/110 एक हो गया और 60/110 B हो गया। कितना हिस्सा गया ए को, कितना जी 4 और ये कितना जी 5 ये 6 होगा मे बी, ये 5। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि आपने ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट में तकसीम कर देना है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स कंज्यूम्ड, बेसिस है कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड, कितने कॉस्ट ड्राइवर किस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल किए। इसी तरह प्रोक्योरमेंट, इसकी कॉस्ट तकसीम करनी है 50,000, 20/30 एक हो गया, 10/30 B हो गया। ठीक हो गया जी। फिर सेटअप की बारी आ गई, इसकी कॉस्ट है जी 2 लाख, इसको तकसीम करना है नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे। तो नंबर ऑफ सेटअप्स हैं टोटल 60, 10/60 जाएंगे ए को और 50/60 जाएंगे बी को। कितनी बनी जी पेंटा 3, 50/60 16766 नहीं 1666 लीजिए जी। ये है जी तकसीम का तरीका। अब देख लीजिए इसका टोटल कितना बना, ए के ज़िम्मे कितने ओवरहेड्स आए, ए का टोटल डबल 1 2 1 2 2 1 डबल 1 2 1 2, ये नहीं बेटा थोड़ा फिगर गलत लग रहा है। एक 1,12,000 क्या है आगे, 1 डाल दिया, 1,12,121 जी। इसका बोलिए 237,879। तो ये देखिए ये जो 3,50,000 के ओवरहेड थे उसको हमने तकसीम कर दिया प्रोडक्ट ए एंड बी में। एबीसी कहती है कि आप ओवरहेड्स को के कॉस्ट पूल बनाओ, लेकिन कॉस्ट पूल एक्टिविटीज वाइज बनाओ। आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और एक्टिविटी वाइज कॉस्ट पूल या कॉस्ट सेंटर बना लो, हर एक्टिविटी की कॉस्ट इकट्ठी कर लो। उसके बाद देखिए उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है और कॉस्ट ड्राइवर की कंजम्पशन क्या है बाय ईच प्रोडक्ट। जैसे हमारा यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग आ गया, मूवमेंट आ गया, और ये ए की मूवमेंट बी की मूवमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आ गया, ये ए के ऑर्डर बी के ऑर्डर, यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप्स आ गया, ये ए के सेटअप बी के सेटअप। तो जो कॉस्ट ड्राइवर की यूज की रेशो है, हर कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर के यूज की रेशो में प्रोडक्ट में तकसीम कर दिया। जब आपने प्रोडक्ट्स में ओवरहेड को तकसीम कर दिया, अब यहाँ पे आखिरी स्टेप देखिए जरा, हमारे मकसद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का क्या था, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना। तो एबीसी में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, आप टोटल ओवरहेड को पहले प्रोडक्ट में तकसीम करते हो, हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड आ जाते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हो यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो यहां से आपको फिर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है। यहां से आपको ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिलती है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाते थे,
वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट भी हो सकता था, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर भी हो सकता था। यहाँ पे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं बना रहे, यहाँ पे हम ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर रहे हैं और हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड बनाते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं। लेट्स अज्यूम इसके हमने यूनिट्स बनाए हैं 10,000, इसके यूनिट बनाए हैं 5,000, यहां से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, ये कितनी बनी 11.21, ये कितनी बनी 40.60 57। लीजिए जी, ये है एबीसी की कहानी। अभी ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस पे हम इंशाअल्लाह मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, इलस्ट्रेशन भी करेंगे, पास पेपर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमने बात की एबीसी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। हमें एबीसी की ज़रूरत पेश आई कि तमाम ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट वॉल्यूम ड्रिवन, और ओवरहेड कॉस्ट की बेहतर एस्टिमेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक्यूरेटली देखें कि कॉस्ट का ताल्लुक वॉल्यूम से है या नहीं। तो जिस कॉस्ट का ताल्लुक तो वॉल्यूम से है उसको वॉल्यूम बेसिस पे तकसीम कर दोगे, जिस कॉस्ट का ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है एक्टिविटी से है तो उसको कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे तकसीम करेंगे। तो ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे आना है। इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। कोई सवाल यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई इस डिस्कशन में से पूछना चाहते हैं पूछिए, बाकी अभी हमारी अगले 2-3 दिन इस पे बात होनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह कल इस डिस्कशन को लेके आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।